हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नेपोलियन बोनापार्ट की प्रथम कौंसल के रूप में उपलब्धियां या उसके द्वारा किए गए कार्य। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बोनापार्ट की विदेश नीति। तो विदेश नीति के अंतर्गत नेपोलियन ने द्वितीय संघ का निर्माण किया था। इंग्लैंड ने फ्रांस के विरुद्ध द्वितीय संघ का निर्माण किया था, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस, टर्की, पुर्तगाल तथा नेपल्स सम्मिलित थे। युद्ध का नेतृत्व नेपोलियन के हाथों में आने के बाद उसने ऑस्ट्रिया पर दो ओर से आक्रमण करने की योजना बनाई और ऑस्ट्रिया पर विजयपूर्वक अभियान संचालित किया। तो विदेश नीति के अंतर्गत उसका पहला अभियान ऑस्ट्रिया पर हुआ था। नेपोलियन ने जर्मनी की ओर से ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने के लिए फ्रांसीसी सेनापति मोरो को भेजा और वह स्वयं ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने के लिए इटली की ओर से आगे बढ़ा। 14 जून 1800 ईस्वी को फ्रांसीसी सेना ने मोरेगो नामक स्थान पर ऑस्ट्रिया को बुरी तरह पराजित किया। विवश होकर ऑस्ट्रिया को नेपोलियन से संधि करनी पड़ी। संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को जिनेवा, पिडमॉन्ट तथा मिलान के प्रदेश दे दिए और दूसरी तरफ फ्रांसीसी सेनापति मोरो ने ऑस्ट्रिया को बुरी तरह पराजित किया और विवश होकर ऑस्ट्रिया को नेपोलियन से संधि करनी पड़ी। यानी दोनों तरफ आक्रमण करने की योजना नेपोलियन ने बनाई थी। दोनों तरफ से, एक तरफ उसका सेनापति मोरो था और दूसरी तरफ वह स्वयं था। दोनों तरफ से आक्रमण करने की योजना में नेपोलियन सफल हुआ और दोनों बार ही उन्हें संधि करनी पड़ी ऑस्ट्रिया से। और प्रथम जो संधि हुई थी वह नेपोलियन के साथ की गई थी और दूसरी संधि फ्रांसीसी सेनापति मोरो के साथ की गई थी। तो हम बात करेंगे लुनविले की संधि, जो 9 फरवरी 1801 ईस्वी को ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच संपन्न हुई थी, जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार है। ऑस्ट्रिया के सम्राट ने कैंपो फॉर्मिया की संधि की शर्तों को पुनः स्वीकार कर लिया। कैंपो फॉर्मिया की संधि, जो कि पूर्व में 1797 ईस्वी में की गई थी फ्रांस के साथ ऑस्ट्रिया के द्वारा, उस संधि की शर्तों को पुनः यहाँ पर स्वीकार करने की शर्त रखी गई थी, जिसे ऑस्ट्रिया ने स्वीकार कर लिया। नेपोलियन को फ्रांस की सत्ता पर आधिपत्य करने से पहले नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया था, तब ये संधि संपन्न हुई थी। उस संधि की शर्तों के बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो हम पहले बात कर रहे हैं लुनविले की संधि, और उसकी पहली शर्त थी कि पूर्व में की गई कैंपो फॉर्मिया की संधि की शर्तों को पुनः स्वीकार कर लिया गया। दूसरी शर्त, राइन नदी के पश्चिमी प्रदेश पर फ्रांस का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। और तीसरी शर्त, इटली के गणराज्यों को मान्यता मिली और ऑस्ट्रिया के पास केवल वेनेशिया ही रह गया। और अब हम बात करेंगे जो पूर्व में की गई थी संधि, कैंपो फॉर्मिया की संधि, उसकी शर्तों के बारे में, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैंपो फॉर्मिया की संधि आपके महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, इसीलिए इसकी शर्तों को थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। पहली शर्त थी, ऑस्ट्रिया ने बेल्जियम और राइन नदी का पश्चिमी किनारा फ्रांस को दे दिया। इटली में लोम्बार्डी के राज्य पर भी फ्रांस का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। और तीसरी शर्त थी, नेपोलियन द्वारा निर्मित सिसपाइल गणराज्य को मान्यता दे दी गई। और चौथी शर्त के साथ संधि संपन्न हुई थी, जिसमें फ्रांस ने वेनिस का नगर तथा डाल्मेशिया और ऑस्ट्रिया के द्वीप ऑस्ट्रिया को दे दिए गए। इस्ट्रिया के द्वीप ऑस्ट्रिया को सौंप दिए गए थे। और इस प्रकार विदेश नीति के अंतर्गत नेपोलियन बोनापार्ट ने ऑस्ट्रिया को अपने अधीन किया। चौथा जो पॉइंट है इंग्लैंड और नेपोलियन बोनापार्ट। ऑस्ट्रिया को पराजित करने के पश्चात नेपोलियन ने इंग्लैंड को पराजित करने की योजना बनाई। उसने इंग्लैंड के विरुद्ध एक गुट तैयार किया, जो निरंतर इंग्लैंड से लड़ रहा था, और लड़ते लड़ते अंत में मार्च 1802 को इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच एक संधि संपन्न हुई। क्योंकि निरंतर युद्धों के कारण दोनों थक चुके थे, दोनों की सैनिक शक्ति कमज़ोर हो चुकी थी, दोनों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगी थी। इसीलिए अंतिम निर्णय ये रखा गया कि फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य
एक संधि संपन्न हो गई जिसे अमीन्स की संधि कहा जाएगा। और बात करें अमीन्स की संधि की प्रमुख शर्तों की, तो इंग्लैंड ने नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में गठित फ्रांस की सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। दूसरी शर्त ये थी, इंग्लैंड ने लंका तथा ट्रिनियाड के अतिरिक्त फ्रांस के उन सब उपनिवेशों को वापस कर दिया जो कि उसने गत युद्धों में जीते थे। और इंग्लैंड ने मिस्र तथा माल्टा से अपनी सेनाएं हटाने का आश्वासन दिया। कैप ऑफ गुड होप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को समान रूप से जहाज़ों को लाने तथा ले जाने का अधिकार दिया गया। क्योंकि समुद्री शक्ति पर केवल इंग्लैंड अपना आधिपत्य रखना चाहता था, लेकिन नेपोलियन के द्वारा पराजित होने के बाद उसने नेपोलियन की सरकार को भी मान्यता दी और नेपोलियन को समान रूप से जहाज़ों को लाने तथा ले जाने का भी अधिकार दिया। और कुछ समय पश्चात ही संधि की शर्तों को तोड़ दिया गया और दोनों के मध्य पुनः संघर्ष शुरू हो गया। और इस प्रकार विदेश नीति के अंतर्गत नेपोलियन ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया को बुरी तरह पराजित किया और उन्हें अपने आधिपत्य में लिया। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धियों के बारे में कि प्रथम कौंसल के रूप में उसने 1799 से लेकर 1804 तक शासन किया था, लेकिन उसके पश्चात उसने क्या क्या आधिपत्य में अपने राज्य लिए, उसने कौन कौन से युद्ध लड़े और किस युद्ध के पश्चात उसकी शक्ति को पूर्णतः क्षति पहुंची। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।